हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर टर्शरी एक्टिविटीज़। तो अब हम लोग जो है अपनी ज्योग्राफी की इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर आप कह सकते हो 6 है, आई थिंक सो ये आ गए हैं हम, और 2 ही चैप्टर इसके बाद और बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी ज्योग्राफी की बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़े तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है जहाँ मैं नोट्स अपलोड करती हूँ। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी है क्योंकि हमेशा से हमें पढ़ाया जाता है दैट हमारे पास क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक की एक्टिविटी मतलब जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो इनकम अर्न करने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए। हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, 5th में सेकेंडरी पढ़ लिया जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह पढ़ा। अब 6th पे आ गए हैं चैप्टर पे, यहाँ टर्शरी एक्टिविटी पढ़ोगे कि किस तरीके से जो है आप लोग टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉय होके, जॉब लेके, काम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो। क्या क्या चीज़ें आती है टर्शरी सेक्टर में? प्राइमरी में तुम्हें पता लगता है एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी में यू नो दैट देयर इज़ मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी में हम हमेशा ना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बोलते हैं। टर्शरी एक्टिविटी मतलब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, बट खाली ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज़ नॉट इन द टर्शरी एक्टिविटी। देखो, जो भी सर्विसेज हम अपनी सोसाइटी में अवेल कर रहे हैं वो सब टर्शरी एक्टिविटी में आ रही है। इवन अगर आप अपने स्कूल जाके पढ़ाई कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम देयर, दिस इज़ ऑल्सो अ टर्शरी एक्टिविटी। आपके जो टीचर्स हैं वो इन्वॉल्व है टर्शरी एक्टिविटी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल को, आप लोगों को, और बदले में उन्हें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। आपकी तबीयत खराब होती है, पेट में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को आप जो है अपनी प्रॉब्लम बताते हो, वो आपका इलाज कर देते हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये भी टर्शरी एक्टिविटी में आता है। लॉयर के पास आप जा रहे हो, यू आर गोइंग टू अकाउंटेंट, ये सब क्या है? ये सब है हमारी टर्शरी एक्टिविटी। तो टर्शरी एक्टिविटी में एक हमारा ब्रॉड व्यू बन रखा था, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, नो, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज जो हम अवेल करते हैं, जिसको हम रिटर्न में इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, इस तरीके से या पेमेंट तरीके से जिसको हम रिटर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी एक्टिविटी की सर्विसेज। तो टर्शरी एक्टिविटी में क्या क्या आता है? इट एनकम्पासेस द सर्विस सेक्टर ऑल्सो वेयर प्रोफेशनल सेल्स आर प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। तो टर्शरी एक्टिविटी के अंदर ही सर्विसेज भी आता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, डॉक्टर, एजुकेशन, टीचर, लीगल, लॉयर, ठीक है। इवन गवर्नमेंट ऑल्सो हमें इतनी सारी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हमारा शासन चल रहा है, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, डिफरेंट हाईवेज बनते हैं, रोड्स बनती है, डैम्स बनती है, ये सब सर्विसेज हमें कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। इवन रिक्रिएशन, मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा हॉल है, यू गो एंड वॉच अ मूवी देयर, तो वो क्या है? यू आर अवेलिंग अ सर्विस, ठीक है। तो ये भी सर्विस सेक्टर के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अब जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है उसमें मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैन पावर मतलब क्या हुआ? एक इंसान के पास। क्यों? आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, यू नीड अ पर्सन ना। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़्यादा मशीन्स की और रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो भैया आटे से ब्रेड कैसे बन जाएगी, ठीक है। आटे का ही रॉ मटेरियल नहीं होगा तो, और फिर अगर ब्रेड बनानी है तो कोई मशीन चाहिए। आपको चिप्स बना रहे हो, आपको कोई मशीन चाहिए। आप कोई बड़ी सी मशीन बना रहे हो तो उसे बनाने के लिए भी जो उसके पार्ट्स है ये सब है, तो वहाँ मैकेनाइजेशन ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे लिए अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी के लिए हमारे को अर्थ और नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ टर्शरी सेक्टर में सबसे मेन कंपोनेंट होता है मैन पावर। ये हम लोग हैं जो टर्शरी सेक्टर को जो है बना रहे हैं। एक टीचर आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है, देयर इज अ पोस्टमैन जो आपके लेटर्स डिलीवर करने आ रहा है, ठीक है, और भी बाकी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे। तो मैन पावर इज़ अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट इन द टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब इसमें हमारे स्किल्ड लेबर भी आते हैं, ट्रेन प्रोफेशनल भी आते हैं, डिफरेंट टाइप के सर्विसेज देने के लिए डिफरेंट टाइप के मैन पावर इज़ देयर अराउंड अस, ठीक है जी। तो विद दिस अब हम आएंगे टर्शरी सेक्टर के मेन फीचर्स पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको जो बता दिया वही अब आप बुकिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अगर हम अपनी बात करें टर्शरी एक्टिविटी के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन नोट्स लिखने को आएगा तो व्हाट यू हैव टू राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो पहले सबसे ज़्यादातर ना लोग इन्वॉल्व होते थे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर, उसके बाद लोग मैन्युफैक्चरिंग में जो है जाने लग गए। आज के समय पे जो है टर्शरी सेक्टर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देयर आर मेनी पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, वो होता है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। टर्शरी सेक्टर में मेनली 2 चीज़ होती है, एक प्रोडक्शन होता है और एक एक्सचेंज होता है। अब आप कहोगे दीदी प्रोडक्शन क्या हो रहा है? प्रोडक्शन तो सेकेंडरी में होता था कि कोई गुड बन रहा है, जैसे कोई साइकिल बनी, पेंसिल बनी, रेडियो बना, स्मार्टफोन बना,
प्रोडक्शन तो सेकेंडरी में हो रहा था, बट ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर में भी होता है, टर्शरी सेक्टर के अंदर भी होता है। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यू आर गेनिंग नॉलेज, अब आप उसको, वो भी तो एक प्रोडक्ट है, आपको जो नॉलेज मिली वो भी एक प्रोडक्ट है। अब इसको हम फिजिकली जो है नाप नहीं सकते हैं, बट हमें पता है दैट वी हैव गेन्ड समथिंग। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपकी तबीयत ठीक होगी दवाई खा के, तुम्हें कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है वहाँ पे, बट स्टिल यू रिकवर्ड, यू गेन्ड समथिंग। तो ये होता है, इसमें प्रोडक्शन जो होता है वो विजिबल नहीं होता है ज़्यादातर, बट आप लोगों को जैसे ट्रांसपोर्ट से जो है, ट्रांसपोर्ट, तुम स्कूल जा रहे हो वैन में बैठ के, तुम्हारी जो है जो ज़रूरत थी कि तुम जल्दी से स्कूल पहुँच दो, घर में कोई छोड़ने वाला नहीं है, तो वो तो पूरी हो गई, कोई प्रोडक्ट दिखा तुम्हें नहीं, बट स्टिल प्रोडक्शन इज़ देयर, जो हमारी नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं इन द टर्शरी सेक्टर ऑल्सो। तो इट फोकसेस ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल। तो इसके अंदर प्रोडक्शन किसका होता है? सर्विसेज का होता है। जब हमारी सर्विसेज हमें मिलती है और हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाती है, ये आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। आउटपुट इज मेजर्ड इनडायरेक्टली थ्रू वेजेस एंड सैलरीज। अब हम जो आउटपुट है उसे मेजर कैसे करते हैं? सैलरीज और वेजेस देकर। इफ़ यू, आप ट्यूशन जा रहे हो पढ़ने के लिए, आप मैम को फीस दोगे, आपके स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? उनको सैलरीज मिलेंगी, ठीक है। और जो है कई जगहों पे वेजेस मिलती है, जैसे लेबर्स है, कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, उन्हें वेजेस मिल जाती है। तो टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस हो रही थी। प्रोडक्शन यहाँ पे भी है। और उसके बाद होता है एक्सचेंज भी इसके अंदर आता है। एक्सचेंज में क्या क्या हो गया? आप गए बाज़ार, आपको ड्रेस लेनी थी, पैसे दिए, ड्रेस लेके घर आ गए, ये क्या हुआ? दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सचेंज। पैसे के बदले आपको ड्रेस मिल गई, ये भी टर्शरी सेक्टर में आता है। दिस इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स। जो पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है ना, बिजनेस व्यापार जो चल रहा है, ये भी टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। अभी आप अलग अलग लेवल की मार्केट्स पढ़ोगे, पीरियोडिकल मार्केट, रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट, ये सब टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। तो टर्शरी सेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रोडक्शन जिसमें सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, दूसरा एक्सचेंज जिसमें जो है एक्सचेंज होता है, कभी गुड्स का होगा, कभी सर्विसेज का होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो तुम्हें पता ही है टर्शरी सेक्टर में आता है। ट्रक, स्कूटी, कार, बाइक, एरोप्लेन, वाटरवेज, एयरवेज, और जो है आप लोगों का लैंड रूट्स पे से रेलवेज जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी टर्शरी में आता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन सेक्टर ऑल्सो, जो हमारा टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब भी टर्शरी सेक्टर में आता है। ये एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। तो टर्शरी एक्टिविटी दो चीज़ें होती है उसमें, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज और एक्सचेंज होता है, जैसे कि ट्रेड में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है एंड कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है। अब आपको एक की डिफरेंस बता रखा है हमारा टर्शरी एक्टिविटी का सेकेंडरी एक्टिविटी से, और टर्शरी एक्टिविटी के मेजर हाईलाइटिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखने, अगर कोई नोट लिखने को आएगा, जैसे 4-5 नंबर में आया डिफाइन टर्शरी एक्टिविटी, डिफाइन सेलियन फीचर्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटी, इतना सेकेंडरी और प्राइमरी पे लिखने को नहीं आएगा एग्जाम में, इस पे जरूर आएगा। तो टर्शरी एक्टिविटी एम्फेसाइजेस कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज रादर देन फिजिकल गुड। तो यही मैंने आपको कहा कि ये सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। दे डू नॉट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल डायरेक्टली। इनमें रॉ मटेरियल प्रोसेस डायरेक्टली नहीं होता है। टर्शरी एक्टिविटी रिलाई मोर ऑन स्पेशल स्किल। स्पेशल स्किल वाले लोगों पे ज़्यादा डिपेंड होता है। एक टीचर है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, दे आर एजुकेटिंग द चिल्ड्रन, दे आर एजुकेटिंग तुम सब लोगों को, स्टूडेंट्स को, तो वो उनकी स्किल है ना, तभी तो वो एजुकेट कर पा रही है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा इलाज करे, वो उनकी स्किल है, ठीक है। एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे, रादर देन ऑन प्रोडक्शन टेक्निक, मैन्युफैक्चरिंग, मशीन या फिर फैक्ट्री प्रोसेस। तो ये डिफरेंस है इसका सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी पे टेक्निक, टेक्नोलॉजी मैटर कर रही थी, मशीन कैसी है, फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है, इससे आपका प्रोडक्ट पे जो है फ़र्क पड़ता था। अब टर्शरी एक्टिविटी में आपको अच्छी सर्विस तब मिलेगी जब जो इंसान आपको सर्विस दे रहा है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगा, उसकी नॉलेज अच्छी होगी, उसके पास अच्छी स्किल्स होंगी, ठीक है। एक एक्सपीरियंस इंसान है, देयर इज़ अ डॉक्टर, देयर इज़ अ लॉयर, जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यू विल ट्रस्ट देम कि यार इनके पास इतनी नॉलेज है, इतनी स्किल है, इतना एक्सपीरियंस है, तो जो ये सर्विस हमें देंगी या देंगे तो ये काफ़ी मतलब अच्छा होगा हमारे लिए। तो इस
इसलिए हम डिवीजन भी कर सकते हैं जो टर्शियरी एक्टिविटी की सर्विसेज जो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। एक हमें फिजिकल लेबर प्रोवाइड करते हैं और एक हमें मेंटल लेबर प्रोवाइड करते हैं। तो जो फिजिकल लेबर प्रोवाइड करते हैं वो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि प्लम्बर, आपके घर पे प्लम्बर आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, टूटी ठीक कर देंगे, वो फिजिकल लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन हो गया, टेक्नीशियन हो गया, लॉन्ड्रर्स हो गए, बार्बरर्स हो गए, शॉपकीपर हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये फिजिकल लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्राइवर्स हो गए, ठीक है। अभी वहीं पर अगर हम बात करें टीचर्स की, डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, ये सब हमारे को क्या प्रोवाइड करते हैं, मेंटल लेबर, ठीक है। टीचर अपने दिमाग से ये तो आपको पढ़ा रहा है, वो मेंटल लेबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आता है हमारा पहला टॉपिक जो हम टर्शियरी एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज इट इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स। जितना भी एक्सचेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है, व्यापार जो हो रहा है, बिजनेस जो हो रहा है, ये सब टर्शियरी सेक्टर के अंदर में आता है, ठीक है। तो जो है बिजनेस, व्यापार कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं, पीरियोडिकल मार्केटिंग सेंटर है, रूरल मार्केटिंग सेंटर है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो मार्केट के अंदर बिजनेस होता है। अरे तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए, तुम कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हो। मूवी देखनी है, वो भी मार्केट, शहर की जो मार्केट होती है, वहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स होगा, वहाँ पे पिक्चर चल रही होगी। पिज़्ज़ा खाना है, वो भी वहीं मिलेगा। कोई सामान खरीदने जाना है, कपड़े खरीदने जाना है, कुछ भी आपको जो है, इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग, वो आसपास में कोई मार्केट होगी, वहाँ पे शॉप्स होंगी, वहाँ से आप जाके जो है खरीद सकते हो। तो ये चीज़ आती है हमारी टर्शियरी सेक्टर के अंदर। तो ट्रेडिंग सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे हमारा ट्रेड होता है, इसलिए इनको हम जो है अपनी टर्शियरी एक्टिविटी में पढ़ रहे हैं। तो लोकेशन फॉर ट्रेड डिवाइडेड इनटू रूरल अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो लोकेशन फॉर ट्रेड डिफरेंट हो सकती है, बिजनेस करने की जगह अलग अलग हो सकती है। शहर में अलग जगह पे होता है, गांव में अलग जगह पे होता है, किसी जगहों पे पीरियोडिकल वे में होता है, यानी कि कभी कभी लगता है, जैसे ना वो लगते हैं मंगल बाजार लगते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। और सब्जी मंडी जैसे कई जगहों पे होती है कि फ्राइडे को आएगी सब्जी मंडी, लोग सब फ्राइडे को जाके सब्जियाँ खरीद ले, फिर अगले फ्राइडे को सब्जी मंडी आई लगेगी। पुराने ज़माने में ये पीरियोडिकल मार्केट्स बहुत ज़्यादा होते थे, जहाँ पे जो मार्केट वाले होते हैं वो अलग अलग दिनों पर उन्होंने तय कर रखा होता था, इस शहर में इस दिन पे, इस शहर में इस दिन पे, इस शहर में इस दिन पे, ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी हम जो है किस में पढ़ते हैं, टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर पढ़ते हैं। और ट्रेडिंग सेंटर्स जो है ये इसका मेन कॉम्पोनेंट होते हैं। ट्रेडिंग सेंटर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड पॉइंट एंड डिवीजन ऑफ गुड पॉइंट। यहाँ पे आके गुड्स कलेक्ट होके रखे होते हैं और लोग आके वहाँ से खरीद लेते हैं और वो लोगों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें आएगा हमारा, नहीं पहले ये था रूरल मार्केटिंग सेंटर। रूरल वर्ड से समझ में आ रहा है, यानी कि गाँव के मार्केटिंग सेंटर, गाँव के जो बाजार हैं वो आप पढ़ने वाले हो। ये सर्व नियर बाय सेटलमेंट कंसिडर्ड क्वासी अर्बन। अब इनको क्वासी अर्बन बोला जाता है क्योंकि जो गांव के बाज़ार होते हैं वो आसपास के ही एरिया के जो लोग हैं उन्हीं की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे नहीं है बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे होंगे और शॉपिंग करोगे, नहीं, आसपास के जो गांव वाले हैं वही वहाँ से शॉपिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बेसिक चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं और जो सर्विसेज हैं वो भी बहुत लिमिटेड होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि गाँव में इतनी सारे बड़े बड़े अस्पताल नहीं होते हैं, और भी जो है जैसे लॉयर्स हो गए, और आप लोगों के और जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं वो गांव में इतनी नहीं मिलती है। गांव वालों को वो अवेल करने के लिए शहर तक आना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है। जो सिंपल रूडिमेंट्री आइटम्स डेली यूज़ की होती है ना, वो ज़रूर गांव में मिल जाती हैं, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पूरा करने के लिए रूरल पॉपुलेशन के लोगों के, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अर्बन मार्केटिंग सेंटर। ये अर्बन सर्विसेज अलॉन्ग साइड ऑर्डिनरी गुड्स प्रोवाइड करता है लोगों को। तो जो शहरों के मार्केट होते हैं वो हाईली डेवलप होते हैं, वो हम लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, साथ ही के साथ गुड्स भी। तुम शहर में रहते हो, मार्केट जाते हो, तुम्हें आइसक्रीम खानी हो तो आइसक्रीम भी मिल जाएगी, ठीक है। तुम्हें मूवी देखनी हो तो वहाँ आसपास में कोई मूवी वाला मल्टीप्लेक्स होगा, वहाँ जाके आप मूवी भी देख सकते हो। यू कैन बाय क्लोथ्स ऑल्सो। और आप देखते हो मार्केट में ही ना डॉक्टर की भी दुकान होती है, देयर इज़ लॉयर के भी ऑफिस होते हैं, ठीक है। उस साइड पर नहीं होंगे तो दूसरी साइड पर होंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है शहरों में आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमें गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं शहरों के मार्केट, और सर्विसेज भी। इंक्लूड्स मार्केट फॉर लेबर, हाउसिंग, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, एवरीथिंग। यहाँ पे हमें सब चीज़ों के प्रोडक्ट्स और सब टाइप की चीज़ें मिल जाती है अर्बन मार्केट्स के अंदर। एंड इवन प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, लीगल, ये सब चीज़ें भी हमें अर्बन मार्केट्स में मिल जाती है। यानी कि जो है शहरों में स्कूल्स भी ज़्यादा होते हैं,
कोचिंग सेंटर्स भी ज़्यादा होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें शहरों में आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पीरियोडिक मार्केट, नाम से समझ में आ रहा है, पीरियोडिक मतलब कभी कभी लगने वाली। तो ये हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, या तो वीकली लगती है या हफ्ते में 2 बार लगेगी। ये टेम्परेरी मार्केट्स होती हैं और ये मूव करती रहती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मंगलवार को यहाँ पे बाजार लगेगा, बहुत सारे लोग आते हैं और वो शाम तक तुम जाओगे तुम्हें दिखेंगे ही नहीं, वो बिल्कुल हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगले दिन उन्हें किसी और शहर जाना है, वो वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो शॉपकीपर्स होते हैं ये डेली अर्न कर लेते हैं, जो पीरियोडिक मार्केट के होते हैं, क्योंकि उनकी जगह तय होती है। आज हमने इस शहर जाना है, कल हमने इस शहर जाना है, कल इस वाले एरिया में जाना है, कई तो एक शहर की अलग अलग एरियाज़ में ही सेट होते हैं। तो ये होती है हमारी पीरियोडिक मार्केट। तीनों में ही क्या हो रहा है, रूरल, अर्बन, पीरियोडिक, तीनों में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप पैसे दोगे, यू विल बाय दैट। आपको कोई सर्विस अवेल करनी है, यू विल पैसे दोगे आप, एंड यू विल अवेल दैट सर्विस। तो ये सब किस में आ रहा है, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स में आ रहा है, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टेरिशरी एक्टिविटी। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग के बारे में। तो इफ़ यू आर बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली एंड बेसिकली वैसे भी आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम कहते हैं ये तो रिटेल शॉप है। रिटेल शॉप मतलब दैट वो डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहे हैं। यू विल गो टू अ रिटेल फैशन स्टोर जहाँ पे तुम्हें एक सुंदर सा टॉप या शर्ट पसंद आई, आप पैसे दोगे, कितने का है अंकल, 800 का है, 900 का है, ठीक है 1000 का है, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करोगे, फिक्स प्राइस है तो नहीं करोगे, 1000 रुपये 800 रुपये देके जितने का भी वो टॉप है शर्ट है खरीद के घर लाओगे, यू विल वेयर इट एंड दैट्स इट। तुम्हें पेन खरीदना है तो पास वाली स्टेशनरी शॉप पर जाओगे, पैसे दोगे, खरीद के लाओगे, एंड यू आर हैविंग योर पेन, यू आर हैविंग योर चिप्स, यू आर हैविंग एवरीथिंग। तो ये होती है रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडर्स डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं। वहीं पे जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करते। होलसेल ट्रेडर्स का क्या काम होता है कि वो होगा एक फैशन वाला होलसेल ट्रेडर, उसके पास जो है होलसेल में सब चीज़ें हैं। जैसे कि उसकी अपनी फैक्ट्री है या उसने किसी फैक्ट्री से बहुत सारा क्या खरीद लिया, सुंदर सुंदर शर्ट्स खरीद लिए। अब उसके पास बहुत सारी शर्ट्स, अब वो क्या करेगा, वो एक रिटेलर के पास या तो खुद जाएगा या रिटेलर उसके पास आएगा, या बीच में कुछ एजेंट्स होते हैं जो रिटेलर को जाके सैंपल दिखाएंगे कि ये देखो ये होलसेल वाले हैं, इनके पास इतनी अच्छी अच्छी शर्ट है, ये प्राइस आपको लगेगा। बीच में जो है वो भी अपनी थोड़ी सी कमीशन रखेगा और आगे वो रिटेलर उससे जो है खरीद के आप लोगों को बेचेगा। तो दिस इज़ अ होलसेल, ठीक है। तो जो होलसेलर होता है वो कम चीज़ें नहीं कर, उसके पास स्टॉक होता है बहुत सारी चीज़ों का, एंड दे गिव इट टू रिटेलर्स, और रिटेलर्स से जाके फिर आप लोग खरीद लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें कोई होलसेल वाला पता चल जाता है, हम उससे जाके चीज़ें खरीदते हैं, हमें पता चल जाता है यार यह तो सस्ती मिल गई, होलसेल की आइटम है, ये तो सस्ती मिल गई। क्यों मिल जाती है सस्ती? क्योंकि वहाँ रिटेलर तक जब पहुँचेगी चीज़ तो रिटेलर भी अपना प्रॉफिट कमाएगा, फिर आपको बेचेगा ना। जैसे कि होलसेलर ने पेन भिजवाए आपके रिटेलर को, तो आप जो पेन 10 रुपये का खरीद के ला रहे हो उसे 8 का पड़ा होगा, 9 का पड़ा होगा, एंड ही इज़ अर्निंग हिज प्रॉफिट। अब आप डायरेक्टली होलसेलर से खरीद लोगे तो कभी तो वो आपको दे देंगे कि ठीक है 8 रुपये का ले जाओ आप भी, बट ज़्यादातर होलसेलर्स लोकल कस्टमर से डील नहीं करते क्योंकि वो बल्क ऑर्डर्स देते हैं। वो ऐसे 1 पेन 2 पेन नहीं बेचते, वो 100 200 400 पेन बेचते हैं। इसीलिए दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग। और जितनी भी होलसेल ट्रेडिंग होती है ये ज़्यादातर उधारी पे चलती है। जो होलसेलर्स होते हैं ना वो उधार पे अपना जो है गुड्स जो होते हैं वो रिटेलर को दे। तो ये डिफरेंस होता है होलसेल ट्रेडिंग का और हमारे रिटेल ट्रेडिंग का। अब एक बार रीड कर लेते हैं। तो रिटेल ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ फोकस्ड ऑन सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर, ठीक है। अभी इसमें मेन चैनल्स होते हैं, प्राइमरली अकर्स इन फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट और स्टोर। अब ये जो रिटेल ट्रेडिंग होती है ये फिक्स स्टोर पे होती है, एक दुकान है वहाँ स्टेशनरी वालों की, आप वहाँ से जाके पेन खरीद लाओगे। ये ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ से जाके चावल दाल आटा खरीद के लाओगे। ये होती है मतलब फिक्स स्टोर के ऊपर होती है। कुछ नॉन स्टोर रिटेलिंग भी होती है, जैसे कि स्ट्रीट पेडलर्स, जैसे एक पेडलर आते हैं उनके पास अपना वो है रिक्शा है या देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ कार्ट है, ठेला टाइप है, उसमें वो कुछ चीज़ें इयररिंग्स इज देयर इज़ रबर बैंड क्लिप्स, ये सब आते हैं ना बेचने के लिए। ये और भी बहुत चीज़ें, कुछ लोग कपड़े जैसे सूट होते हैं वो रख लाते हैं, एंड दे आर वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स, और आंटियाँ जो होती है उन्हें पसंद आता है, दे परचेज है। तो वो भी क्या है, वो एक रिटेल आइटम है, ठीक है, रिटेलिंग है, ठीक है। हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, अब आपको फूड ट्रक्स आजकल बहुत दिखते हैं, देयर इज़ अ ट्रक और वहाँ पे फूड बिक रहा है, यू गो एंड बाय इट। तो ये क्या है, ये भी रिटेल ट्रेडिंग है, ठीक है। डोर टू डोर सेल्स, आपके घर पे सेल्स पर्सन आते हैं फॉर सेलिंग, ठीक है। मेल ऑर्डर हो गया जो आप अमेज़ॉन से जैसे मंगा रहे हो। टेलीफोन सेल्स हो गई, तुमने किसी को कॉल करा, वो पता है तुम्हें घर पे, दैट दे आर हैविंग सर्टेन, उनके पास यार ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है, फ़ोन करा उनको, उनसे अपने घर पे मंगवा लिया, ठीक है।
वेंडिंग मशीन्स, ये क्या है, ये भी रिटेल। वेंडिंग मशीन है, पैसे डालो यू गेट योर कोक, यू गेट योर फैंटा, एनीथिंग, ठीक है। ऑनलाइन सेल्स, इंटरनेट, ये आ जाता है हमारा रिटेल ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम होलसेल ट्रेडिंग। इसमें बल्क सेल्स होती है थ्रू इंटरमीडिएटरीज रादर देन रिटेल स्टोर, ठीक है। तो ये जो है बल्क में डील करते हैं। जो रिटेल स्टोर के पास सामान भिजवाएंगे वो होते हैं होलसेलर। जो रिटेलर का जो है गुड्स रिटेलर्स को भिजवाते हैं वो होते हैं ज़्यादातर होलसेलर्स, ठीक है। की फीचर क्या होते हैं, इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस फैसिलिटेट द ट्रेड। जो मैंने आपको कहा था ना कि जैसे कि एक के पास एक बहुत सारी शर्ट्स है, एक होलसेलर है, तो अब वो होलसेलर क्या खुद लोगों की दुकानों पे फिरेगा रिटेलरों की और कहेगा ये खरीदो ये खरीद लो। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, बीच में कुछ वो होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो जाते हैं, उनसे 4-5 शर्ट का सैंपल लियो, रिटेलर को जाकर रिटेलर को पसंद आया वो कहेगा ठीक है ये इतना ऑर्डर मेरे पास भेजवा दो। तो देयर आर इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स और सप्लाई हाउसेज जो फैसिलिटेट ट्रेड करते हैं होलसेल मार्केट्स के अंदर और होलसेल ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। लार्ज स्टोर चेन्स लाइक चेन स्टोर्स में बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। अब ये क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है जो लार्ज चेन स्टोर्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं वो कई बार डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही खरीद लिया करते हैं, ठीक है। मोस्ट रिटेल स्टोर्स टिपिकली सोर्स सप्लाईज फ्रॉम होलसेलर्स, बट ज़्यादातर जितने भी रिटेल की दुकानें होती हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं, वो होलसेलर से ही खरीदते हैं। होलसेलर ऑफन प्रोवाइड क्रेडिट, क्रेडिट मतलब मैंने आपको बताया ना उधार पे देते हैं होलसेलर चीज़ें, एंड अलाउइंग देम टू ऑपरेट मेनली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल, और वो होलसेलर्स की कैपिटल पे ही रिटेलर का पूरा बिजनेस चल जाता है कई बारी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो है जिसने वो शर्ट खरीदी ना, ये एक फैक्ट्री था होलसेलर वाला ही है, ठीक है। इसके पास बहुत सारी शर्ट्स हैं, होलसेल में है, इसने एक एजेंट को भेजा, ये शॉप नंबर ए है, ये शॉप नंबर बी है, इसने इससे 100 शर्ट खरीद ली, इसने इससे 50 शर्ट खरीद ली। तो ये पेमेंट ऐसे नहीं करेंगे कि पूरी पेमेंट दे देंगे। सपोज करो वो शर्ट्स का प्राइस 25,000 रुपये है, तो ये सिर्फ 5,000 रुपये दे के भेजते हैं, ठीक है, 5,000 रुपये दे देना, यहाँ से भी इसके पास 5,000 आ गए। अब जब ये शर्ट्स पूरी बिकती रहेंगी, धीरे धीरे ये होलसेलर को पैसे देते रहते हैं। तो इसलिए होलसेलर्स को जो है अपनी पेमेंट का बहुत वेट करना पड़ता है। इनका जो ये होलसेल मार्केट है ये चलती है उधार पे, ठीक है। आप रिटेलर को उधार पे दे देते हो, वो बेचते रहते हैं, धीरे धीरे आपको आपका पैसा वो देते रहेंगे, ठीक है। तो इंटायरली इसमें क्या होता है, रिटेलर तो होलसेल की कैपिटल पे काम कर रहा होता है होलसेलर की। ओके, अब आते हैं हम हमारी टर्शियरी एक्टिविटी की सेकेंड जो है पॉइंट पे, जो होता है ट्रांसपोर्ट। तो टर्शियरी एक्टिविटी में सबसे पहले आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें सेकेंड नंबर पे आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट ही है जो ट्रेड और कॉमर्स को भी जो है ना अकम्प्लिश करवा सकता है। अब अगर वो होलसेलर को शर्ट्स भिजवानी है रिटेलर की दुकान पे, तो वो कैसे आएंगे, सर पे रख के खुद लाएगा क्या, नहीं ना, कोई ट्रक होगा, अगर आसपास की जगह है तो रिक्शा के अंदर, जैसे भी करके वो उसको पैक करेगा और उसके पास भिजवा देगा। तो बीच में ये जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो तुमने कोई बाहर के देश से कोई चीज़ मंगवाई है, तो तब तो एयरवेज भी इन्वॉल्व हो जाएगी, या वाटरवेज से आपका जो है प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, फिर आप यहाँ के लोगों को बेचोगे उसको। तो ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ में इंटरकनेक्टेड चलती हैं। तो अ सर्विस, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सर्विस दैट फिजिकली कैरीज पीपल। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक ऐसी सर्विस जो लोगों को, मटेरियल को, गुड्स को पहुँचाती है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। पर्पस क्या है, ये क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन, हमारी जो नीड है मोबिलिटी की, मोबिलिटी मतलब मोबाइल मतलब इधर से उधर घूमने की जो नीड है वो पूरी करता है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए बहुत एसेंशियल है फॉर प्रोडक्शन। इवन अगर हमें इंडस्ट्रीज़ में गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, ये गेहूं के दाने हैं, जब तक ये फैक्ट्री में पहुंचेंगे नहीं तो इनसे ब्रेड बनेगी कैसे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब भाई ब्रेड बन गई, तो जब तक ब्रेड पहुंचेगी नहीं दुकानों के ऊपर, आप जाके कैसे खरीदोगे। एंड कंजम्पशन ऑफ गुड के लिए भी, अब तुम्हारा घर बहुत दूर है दुकान से, तो तुम साइकिल लोगे, स्कूटी लोगे, दुकानदार पे जाओगे और खरीद के ब्रेड ले आओगे, अगर पैदल वाला रास्ता नहीं होगा तो चाहे प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या कंजम्पशन ऑफ गुड हो, तीनों ही चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे ट्रांसपोर्टेशन की, इन्हांसेस द वैल्यू ऑफ मटीरियल एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मॉडर्न सोसाइटीज़ रिक्वायर्ड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी और मॉडर्न हो रही है, हमें ज़रूरत है कि हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और मॉडर्न करें, ठीक है। अभी अगले वाले चैप्टर में आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो ट्रांसपोर्ट के जो डिस्टेंस होते हैं उसको अलग अलग वे में जो है कैलकुलेट करा जाता है, जिसको पढ़ो आप यहाँ पे। सबसे पहले होता है किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि मेजर्ड द स्ट्रेट लाइन और रूट डिस्टेंस इसमें होता है।
दूसरा होता है टाइम डिस्टेंस, टाइम टेकन टू ट्रैवल अलॉन्ग अ रूट। कॉस्ट डिस्टेंस भी देखा जाता है, एक्सपेंस ऑफ इनकर्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑन अ स्पेसिफिक रूट, कि इस जगह पे जाने का हमारा कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। आइसोक्रोन लाइंस क्या होती हैं, इसमें जो ज़रूरी होते हैं ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आइसोक्रोन लाइंस क्या होती है, लाइंस ऑन अ मैप दैट कनेक्ट लोकेशन विद इक्वल ट्रैवल टाइम्स टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। नोड्स एंड लिंक्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नोड्स क्या होते हैं, पॉइंट्स वेयर रूट इंटरसेक्ट और इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक सिटीज़ और पॉइंट। नोड्स क्या होते हैं, वो एरिया जहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जगह इंटरसेक्ट करी है, या कोई शहर का मीटिंग पॉइंट हो गया, या जो टाउन्स हो गए ये, ठीक है। लिंक्स क्या होते हैं, रोड्स कनेक्टिंग टू नोड्स फॉर्मिंग अ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इनको हम लिंक्स कहते हैं। ये एक शहर का पॉइंट है, ये दूसरे शहर का, तो जो इनको पॉइंट लिंक कर रही हैं रोड्स, वो हो गई हमारी लिंक्स, और ये इसका नोड हो गया, ठीक है। पॉइंट्स वेयर रूट्स इंटरसेक्ट और इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक सिटीज़ और टाउन्स, तो ये एक नोड है। दो लेन्स कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई शहर भी आ सकता है, फिर ये आगे निकल गया, फिर यहाँ दूसरा शहर आया, तो दीज आर नोड्स एंड दीज आर लिंक्स, ठीक है। अब डेवलप्ड नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो दे हैव मेनी लिंक्स इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बिटवीन प्लेसेस। अब जैसे जैसे कोई कंट्री शहर डेवलप होता है तो वहाँ पे ये नोड्स और लिंक्स बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। हाईवेज आर देयर, और वो फ्लाई ओवर्स आर देयर, और बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो विद दिस अब आते हैं हम हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन को कौन कौन सा फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन साइज। लार्ज पॉपुलेशन क्रिएट हायर डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी डिमांड ज़्यादा होगी। रूट लोकेशन। रूट डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटीज़, इंडस्ट्रियल सेंटर एंड रॉ मटेरियल। अब जो ट्रांसपोर्टेशन का रूट होगा वो डिपेंड करता है शहर कहाँ पे है, शहर से कितनी दूर इंडस्ट्री लगी है, और इंडस्ट्री से कितना दूर खेत है जहाँ से रॉ मटेरियल आएगा। ट्रेड पैटर्न्स पे। द फ्लो ऑफ ट्रेड बिटवीन एरियाज इफेक्ट द नीड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अगर आपके शहर में बहुत मार्केट है, ठीक है, तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। अब एक शहर है वहाँ मार्केट है ही नहीं, बिल्कुल ही कोई मार्केट नहीं है, तो वहाँ ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं होगी। लैंडस्केप और क्लाइमेट भी। फिजिकल टेरेन एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट द रूट सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट। अब कहीं पे कैसा ट्रांसपोर्टेशन बिल्ड होगा वो उसकी फिजिकल टेरेन पे और क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज डिफिकल्ट टेरेन है और डिफिकल्ट क्लाइमेट भी है। फंड्स फॉर डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा हमारी सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो जो है फंड देगी, यानी कि पैसा लगाना चाहेंगे जो है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, उतना ही ज़्यादा ये बढ़िया होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स डिटरमाइंस द एबिलिटी टू ओवरकम नेचुरल ऑब्स्टेकल्स ऑन अ रूट, यानी कि जितने बढ़िया तरीके से आपका जो है फंड मिला होगा ट्रांसपोर्टेशन का, उतने बढ़िया तरीके से आप जो ऑब्स्टेकल आते हैं एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को लगाते हुए उनको ओवरकम आप कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का देखोगे तो देखा है आपने, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पैसा लगा रहे हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। वो ट्रैफिक ना हो, ये ना हो, वो ना हो, उसके लिए वो फ्लाईओवर्स कहीं से कहीं निकाल दिए, समुद्र के ऊपर से ब्रिज निकाल दिए, ये सब वो कर रहे हैं। क्यों? दे हैव मनी, जो भी ऑब्स्टेकल उनके रास्ते में आ रहा है वो उनको डॉच करते जा रहे हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड हमारा कम्युनिकेशन। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ गए टर्शियरी सेक्टर के, दैट इज कम्युनिकेशन। जितना इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉमर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन है उतना कम्युनिकेशन भी है। कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ फ़ोन उठा के बात करना नहीं होता है। कम्युनिकेशन के अंदर ही रेडियो भी आ जाएगा, न्यूज़पेपर भी आ जाएगा, इंटरनेट ऑल्सो, ये सब चीज़ें हमारा कम्युनिकेशन में आती है। इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कहा ना, ट्रेड कॉमर्स से फैसिलिटेट अगर करना है तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। अब अगर आप किसी को ऑर्डर दे रही हो तो आप फ़ोन करोगे, ठीक है, पेमेंट करोगे, ये सब चीज़ें भी ये किसके थ्रू फैसिलिटेट होती है, ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू फैसिलिटेट होती है, ठीक है। अब जैसे आप लोग टीवी में ऐड देखते हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो, देयर इज़ अ प्रोडक्ट, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है, वो भी एक टाइप की, कि आप देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है एंड यू विल गो एंड बाय इट, तो ये भी एक टाइप की कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्रूशल। जितना ट्रांसपोर्टेशन क्रूशल है उतना ही हमारे लिए कम्युनिकेशन भी हमारे यहाँ पे यूजफुल है। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व ट्रांसमिटिंग वर्ड्स, मैसेज, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, दैट आपको ऑर्डर देना, आप कॉल करके ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, आपको मम्मा से बात करनी है, पापा से बात करनी है, मैसेजेस देना, ये सब कम्युनिकेशन में आएगा। फैक्ट्स बताने, जैसे न्यूज़पेपर है, उसमें जितनी भी दुनिया में खबरें चल रही हैं वो आ रहे हैं। अब किसी को कोई आइडिया है, उसके मन में कोई बात आई, तो आजकल आप लोग ट्विटर पे लिख सकते हो, यू कैन मैगजीन में अपना आर्टिकल डलवा सकते हो। तो जब भी ट्रांसमिशन होता है मैसेजेस का, फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, वो आता है कम्युनिकेशन में। अब ये पॉसिबल कैसे होती है कम्युनिकेशन? देखो, पुराने ज़माने में तो अगर आप देखो कि
कि क्या होता था कि आप अपना मैसेज लिख दिया करते थे और उसके बाद में वो जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू अलग अलग जगहों तक पहुंच जाता था। जैसे आपने चिट्ठी लिखी, या तो वो पोस्टमैन पहुंचा देंगे, या एनिमल के थ्रू, या बोट्स के थ्रू, या रोड्स या रेल या एयर के थ्रू वो पहुंच जाएगा रिसीवर के पास, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन को एड करता है, उसको हेल्प करता है। जैसे पुराने ज़माने में खत लिखे जाते थे, तो वो एक देश से दूसरे देश जब खत जाने होते थे तो इनके ऊपर जो शिप्स होते हैं ना हमारे, उसके थ्रू उसमें जाते थे। अब आपको ज़्यादा और स्पीडी होता है तो एयरवेज पे भी चले जाते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आने होते हैं, रेल से भी होता है। पुराने ज़माने में एनिमल्स का भी यूज़ करा जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिससे कि खत पहुँचा सके। तो राइटिंग जो है आज से नहीं कम्युनिकेशन हो रही है, पुराने ज़मानों से हो रही है, तब राइटिंग फॉर्म में ज़्यादा होती थी। अभी जो है बहुत एफिशिएंट हो चुका है, रेवोल्यूशन हो चुका है हमारे यहाँ। अब मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं, तो अब सैटेलाइट हमारी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा अच्छे से करा रही है और हमारा ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो गया है। अब तुम्हें किसी से बात करनी है, तुम फ़ोन उठाओगे, कॉल कर दोगे, व्हाट्सएप कर दोगे, तो वो सैटेलाइट करवा रही है। ट्रक नहीं आएगा, ट्रक पे तो मैसेज रख रहे हो अपना तो जा रहे, इसकी थोड़ी है। नो, यू आर हैविंग योर फोन, सैटेलाइट्स आर देयर, और वो ये काम कर देगी। पहले क्या था, तुम्हें मैसेज लिखना होगा, फिर जो है पोस्ट ऑफिस में रख के आना होगा, अपना पे मेल करके आना होगा, फिर वो पोस्ट मास्टर जो है उसको चेक वेक करके पोस्ट ऑफिस वाले बैग में रखेंगे, और वो जो है क्या होगा, वो पूरे के पूरे बड़े बड़े बैग्स बन के या तो वो अलग दूसरे शहर जाते हैं, शहर वो ट्रक में जाएंगे, रेलवेज़ में जाएंगे, बस के अंदर भी आप देखते हो कि कितने बड़े बड़े बैग रखे होते हो, कहते हैं इसमें डाक है, तो वो जाएगी दूसरे वाले शहर के पोस्ट ऑफिस के अंदर, वहाँ पे उनको खोला जाएगा और वहाँ का पोस्टमैन समय डिलीवर कर देगा। तो जो है पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत थी कम्युनिकेशन के लिए, अभी भी होता है ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत, बट आज के समय में जबकि मोबाइल्स आ गए या टेक्नोलॉजी बहुत हमारी बढ़िया हो गई है, तो हम सैटेलाइट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है रादर देन ट्रांसपोर्ट फॉर आवर कम्युनिकेशन। ओल्डर कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक पोस्टल सर्विसेज आज के समय में भी इन यूज़ है, ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें यूज़ करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये ना काफ़ी जगहों पे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती हैं। इसलिए जैसे स्पेशली अगर आप बोलो गवर्नमेंट जो है अपने मेजर डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट के कैसे मिलते हैं, डाक से मिलते हैं। इवन इन गाँव में काफ़ी एरियाज़ में लोग आज के समय पे भी जो है पोस्टेज सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। हाँ, अब हम जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे हाय हेलो या चिट्ठी विट्ठी लिखने वाला तो काम नहीं करते हैं, बट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का वर्क होता है, ये सब चीज़ें अभी भी बहुत कुछ हम अपना पोस्टेज से जो है करते हैं, ठीक है। अब आता है टेली कम्युनिकेशन। नाउ वी विल स्टडी कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ टेली कम्युनिकेशन। अब टेली कम्युनिकेशन मतलब क्या हो गया, ये रिलेटेड है हमारी टेक्नोलॉजी से, जिससे कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के समय पे मैसेज मिनट्स क्या सेकंडों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और पहले उनमें हफ्ते लग जाते थे, एक एक महीना लग जाता था खत पहुंचने में। कोई इंसान चला गया बाहर घूमने, वो जाके वहाँ पे पोस्ट कार्ड खत लिखता था, हाँ भाई मैं पहुँच गया हूँ आराम से, एंड यू नो कई बार जब वो वापस भी ट्रिप करके आ जाते थे तब आके उनका खत पहुँचता था कि हाँ वो ठीक सही सलामत वहाँ पहुँच गए हैं। तो मोबाइल टेलीफोन अलाउ डायरेक्ट इंस्टेंट कम्युनिकेशन। आज के समय पे मोबाइल और टेलीफोन ने हमें अलाउ करी हैं। जितने भी ओल्डर सिस्टम है जैसे टेलीग्राफ, मॉर्स कोड, टेलेक्स, ये बहुत पुराने हो चुके हैं आज के समय पे, ठीक है। रेडियो एंड टीवी रिले न्यूज़, बट रेडियो और टीवी की इंपॉर्टेंस आज भी बहुत है। ये हमें न्यूज़ देते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, और ये लार्ज ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम रेडियो और टीवी को क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं। नाउ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में ही आता है मास मीडिया। मास मीडिया मतलब क्या हुआ, एक जनाब रेडियो वाले हैं, वो एक रूम में बैठ के जो है दे आर रेडियो जॉकीज आर जो है आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो क्या खाली आपसे बात करें, नहीं, जितने भी लोग हैं जो भी उनकी फ्रिक्वेंसी पे उनके स्टेशन को ऑन करेगा वो उनको सुन सकता है। टीवी चैनल है, कोई भी टीवी चैनल है, कोई न्यूज़ चैनल है, वो अपनी न्यूज़ रूम में बैठ के अपना लाइव शो चला रहे हैं, रिकॉर्डेड चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अपने न्यूज़ चैनल पे करें। अब वो जो है आप अपने घर पे बैठ के उस टीवी शो को देख सकते हो, आप क्या पूरे हमारे कंट्री के अंदर जो भी लोग हैं वो उसको देख सकते हैं। तो दिस इज़ अ मास मीडिया। अखबार है, अखबार भी मास मीडिया, अखबार छपते हैं एक जगह के अंदर और पूरे इतनी सारी पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो दिस इज़ मास मीडिया। तो तुम फ़ोन पे फ्रेंड से बातें करते हो, चुगली करते हो एक दूसरे की, ये कोई मास मीडिया थोड़ी है, वो तो तुम दूसरे जने को पता ना चलने दो, आपस की बात जो होती है, तो दिस इज़ नॉट मास मीडिया। बट ये जो है जो फैक्ट्स आइडियाज़ का ट्रांसफ़र होता है, न्यूज़ का ट्रांसफ़र होता है, दिस इज़ मास मीडिया। न्यूज़पेपर का कवर ग्लोबल इवेंट्स, न्यूज़पेपर तो ग्लोबल इवेंट्स को भी कवर करते हैं, इनको भी टेलीकम्युनिकेशन एड करता है, यानी कि
न्यूज़पेपर में भी बातें जो छप रही हैं हमारी, जो टीवी में आप देखते हो, आप जो टीवी में न्यूज़ चल रही होती है वही न्यूज़पेपर में आप देखते हो। तो दीज सब ऐसा आपको क्यों लगता है? बिकॉज ये मास मीडिया का एग्जाम्पल है। किसी को टीवी देखने का टाइम नहीं मिला तो वो न्यूज़पेपर से वो खबर पढ़ लेगा, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अर्थ एंड स्पेस। तो सैटेलाइट्स का क्या काम होता है? ये हमारे को अर्थ और स्पेस से, जो स्पेस की मदद लेके हमारे अर्थ तक इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचाती है। द इंटरनेट ने तो रेवोल्यूशन ला दिया है हमारी ग्लोबल कम्युनिकेशन के अंदर। तो आज के समय पे तो आप देख रहे हो, पहले तो फिर अब तो सेकंडों के अंदर तुम बात कर सकते हो, ब्लूटेक आ गया भाई, हो गई बात शुरू, ठीक है जी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्विसेज। अब आप सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज के बारे में जानने वाले हो। सो अब हम डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे जिनमें हमने सर्विसेज को डिवाइड कर रखा है। तो सर्विसेज इंडस्ट्रीज को भी मिलती है, हम नॉर्मल लोगों को भी मिलती है। इंडस्ट्रीज के बाद रॉ मटेरियल पहुंचता है हम लोगों के पास, वी गेट डिफरेंट सर्विसेज, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से हो, चाहे वो किसी इंसान से हम कोई सर्विस अवेल कर रहे हो, डॉक्टर पे जा रहे हैं, टीचर पे जा रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज और उनको अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बता रखा है लो ऑर्डर सर्विसेज। ये क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी स्टोर्स आर मोर कॉमन एंड हाई ऑर्डर सर्विसेज कौन सी होती है? जैसे कि आप अकाउंटेंट के पास जा रहे हो, फिजिशियन के पास जा रहे हो, टीचर, डॉक्टर्स, ये सब कौन हो गए हमारे? ये होते हैं हाई ऑर्डर सर्विसेज। तो लो ऑर्डर सर्विसेज में आ जाता है ग्रोसरी स्टोर पे आप जा रहे हो, चिप्स खरीदने जा रहे हो, चॉकलेट खरीदने जा रहे हो, तो ये जो दुकानें हो गई, जो स्टोर्स हो गए, ये लो ऑर्डर सर्विस में आते हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल, इफ़ यू आर गोइंग टू लीगल एडवाइस लेने के लिए आप अपने लॉयर के पास जा रहे हो, फिजिशियंस के पास जा रहे हो, ये आता है हमारा हाई ऑर्डर सर्विसेज के अंदर, ठीक है। तो लो ऑर्डर सर्विसेज आर मोर कॉमन देन द हाई ऑर्डर सर्विसेज। अब आप देखोगे कि दुकानें ना आपके आसपास में ये चिप्स, टॉफी, चॉकलेट की ज़्यादा होंगी, कपड़ों की दुकानें ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू गुड डॉक्टर्स, गुड अकाउंटेंट्स एंड गुड स्कूल्स, ठीक है। उनकी जो है क्वांटिटी ऑब्वियसली थोड़ी कम होती है। हाँ, आपके शहर में 20 स्कूल भी हो सकते हैं बट 20 दुकान नहीं होगी, दुकानें 200 होंगी, ये आप फ़र्क देखना। आपके शहर के अंदर 200 अच्छे लॉयर हो सकते हैं बट फिर इतना बड़ा अगर तुम्हारा शहर है तो हो सकता है कि उसके यहाँ पे जो आपका मार्केट होगा उसमें 200 दुकानें थोड़ी होंगी, ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। इतने से हमारे एक मार्केट के अंदर 200 दुकानें हो जाती है। तो दिस इज द गिवन एग्जाम्पल हियर कि जो लो ऑर्डर सर्विसेज जैसे यहाँ पे गिवन है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द हाई ऑर्डर सर्विसेज। सर्विसेज इन्वॉल्व जो है फिजिकल लेबर की जिसमें ज़रूरत होती है, जैसे कि गार्डनर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, जो मैंने आपको बताया था। और एक सर्विसेज होती है मेंटल लेबर जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे टीचर्स, लॉयर, ये क्या करते हैं कि मेंटल लेबर प्रोवाइड करते हैं। मेनी सर्विसेज आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो। कुछ सर्विसेज देने की जिम्मेवारी हमारे गवर्नमेंट की होती है। जैसे हाईवे तुम्हें बना लो, तुम खुद थोड़ी हाईवे बना लोगे, गवर्नमेंट बना के देगी। इवन एजुकेशन ऑल्सो, एजुकेशन आज के समय पे प्राइवेट सेक्टर में आ गया है, देयर आर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, बट यू नो गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि अपनी सिटीजन्स को एजुकेट करना। फायर फाइटिंग हो गई, पोस्टेज सिस्टम हो गया, ये सब गवर्नमेंट की दी गई सर्विसेज है। प्रोफेशनल सर्विसेज में आता है हेल्थ केयर, लॉ एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। रिक्रिएशनल सर्विसेज आर ऑल्सो देयर, जैसे आप मल्टीप्लेक्स जा रहे हो, ये सब आता है रिक्रिएशनल सर्विसेज के अंदर। गोल्फ कोर्स हो गया, ये आता है हमारा रिक्रिएशनल सर्विसेज के अंदर। डिपेंड ऑन मार्केट एंड द कॉस्ट। अब आपके मार्केट पे डिपेंड करता है और आपके आसपास में जो लोग रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लैंड की कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे बनेंगी। रिक्रिएशनल सर्विसेज देखो ऐसी जगह पे बनेंगी, या तो हाँ आसपास में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो वो महंगी ज़मीन पे भी कर लेंगे। बट जैसे गोल्फ कोर्स है, गोल्फ कोर्स ना थोड़ा दूर बना होता है, शहर से थोड़ा सा आगे जाके बना होगा। क्यों? गोल्फ कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए, उतनी ज़मीन बहुत महंगी आएगी, तो थोड़ा सा कंट्री साइड पे ये सब जगहें बनी होती है, ठीक है। अनस्किल्ड डोमेस्टिक वर्कर, जैसे जो हमारे हाउस कीपर्स होते हैं, जो हमारे हाउस हेल्प होती है ना, जो घर पे हमारा हेल्प कराने के लिए आते हैं, देयर क्लीनिंग, देयर डस्टिंग, ये जो हमारे हाउस हेल्प होते हैं, जो हमारे कुक्स होते हैं, ये कौन होते हैं? ये अनस्किल्ड डोमेस्टिक वर्कर इन्हें हम कहते हैं। ये ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं अपनी होम टाउन से, जहाँ या विलेज से करेंगे जहाँ ये रहते हैं, उस जगह पे जहाँ पे उन्हें जॉब मिल सकती है। आपने देखा है ना, हमारे जो हाउस हेल्प होते हैं वो कई बार बताते हैं हम थोड़े दिन के लिए गाँव जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गांव से शहर आए हैं ये जॉब करने के लिए, सो दैट दे कैन अर्न, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड जो है ऑर्गेनाइज्ड पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस आपको वो बहुत ऑर्गेनाइज लेवल पे हो रही है, जैसे कि मुंबई के डब्बा वालास ना, ईच एंड एवरी इंसान का ये होता है यार ऑफिस में हमें गरम गरम टिफ़िन मिल जाए एंड वी गेट द टिफ़िन, ठीक है। अब उसके लिए मुंबई में देयर आर मुंबई के डब्बा वालास जो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जो है इतने बड़े लेवल पे जो है मुंबई के अंदर लोगों को ऑफिस के अंदर उनके टिफ़िन डब्बा पहुँचाते हैं। और बट उनका अगर आप काम करने का तरीका देखोगे, देयर आर मेनी डॉक्यूमेंट्रीज ऑन डब्बा वालास, तो इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज, इट इज़ वेरी स्किल्ड। आप देखोगे कि इतना
कितने ही तरीके से जो है वो अपने काम को कर रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइज्ड पर्सनल सर्विस। ठीक है, वो कितने कस्टमर्स को सर्व करते हैं, 1,75,000 कस्टमर्स को, और अभी का डेटा तो पता नहीं मुझे ये सही है, और भी ज़्यादा हो सकता है शायद। तो ये एग्जाम्पल है किसका, मुंबई के डब्बावाला का, ये है ऑर्गेनाइज पर्सनल सर्विस, तो ये 1 मार्कर में आ सकता है। तो ना आपको सर्विसेज भी पता चल गई है। अब हम लोगों के बारे में जानेंगे, जो लोग टर्शरी एक्टिविटी में काम करते हैं, हु आर दे, क्या कहते हैं हम उनको, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। किसको ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, कम कहाँ पे होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो मोस्ट पीपल टुडे वर्क इन द सर्विस सेक्टर। आज के समय पे ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। सर्विस जैसे कि जो टर्शरी का ज़्यादा है, सेकेंडरी एक्टिविटी का, और जो प्राइमरी एक्टिविटी का है वो तो कम है या अनचेंज्ड है बहुत समय से। तो सर्विस जो है एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज़ बट आर मोर प्रेवलेंट इन द डेवलप्ड कंट्रीज। अब सर्विसेज हर जगह पे अवेल होती है बट डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है। जैसे डेवलप कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बढ़िया है, स्कूल्स भी ज़्यादा होंगे, कॉलेजेस भी ज़्यादा होंगे, सिनेमा हॉल्स भी ज़्यादा होंगे, सब कुछ वहाँ पे ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा सर्विसेज अवेल करेंगे। ठीक है, डेवलप कंट्रीज हैव हाइयर परसेंटेज ऑफ वर्कर इन द सर्विसेज, टर्शरी सर्विसेज रैदर देन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर इज इंक्रीजिंग वाइल इट इज़ स्टेबल और डिक्लाइनिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में आजकल सर्विस सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यानी कि टर्शरी का शेयर बढ़ रहा है, और जो सेकेंडरी और प्राइमरी है उसका या तो सेम है या जो है कम हो रहा है। ठीक है, अब हम एक और सर्विस सेक्टर, या आप कह सकते हो एक और टर्शरी सेक्टर की एक सर्विस के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है हमारी टूरिज़्म। तो टूरिज़्म भी टर्शरी सेक्टर के अंदर ही आता है, और वो हमारी जो है टूरिस्ट, जब आप टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। तो रिक्रिएशनल सर्विसेज को हम कहते हैं, यू आर गेटिंग रिक्रिएशनल सर्विस फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो अब हम टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो टूरिज्म क्या है, टूरिज्म इन्वॉल्व्स ट्रैवल फॉर रिक्रिएशन नॉट बिजनेस। तो यहाँ पे हम बिजनेस वाले टूरिज्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बिजनेस टूरिज्म इज ऑल्सो देयर। सिंपल अगर जब हम टूरिज्म कह रहे हैं तो इट मीन्स टूरिज्म इन्वॉल्व ट्रैवल फॉर रिक्रिएशन नॉट बिजनेस। इट इज़ द लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी ग्लोबली, प्रोवाइडिंग 250 मिलियन जॉब्स एंड 40% ऑफ GDP रेवेन्यू। तो टूरिज्म आजकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। लोकल वर्कर्स प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अकोमोडेशन। अब देखो कोई एक ऐसा शहर है, कोई ऐसी कंट्री है जहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो आपने देखा है ना वहाँ का GDP कितना हाई हो जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ का बहुत GDP टूरिज्म से आता है। ठीक है, तो वहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा टूरिज्म से जनरेट होती है। जैसे जो लोकल वर्कर्स हैं वो वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे अकोमोडेशन हो गई, मील हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, एंटरटेनमेंट फॉर टूरिस्ट, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है उससे। टूरिज्म सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑल्सो। ठीक है, टूरिज्म से क्या होगा, फिर जब वहाँ टूरिज्म बहुत हो रहा है तो वहाँ की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगी, वहाँ पे जो लोग हैं रिटेल शॉप्स भी ज़्यादा खोलेंगे। अरे यहाँ तो टूरिस्ट आते हैं, कपड़े भी खरीदेंगे और झुमके भी खरीदेंगे, सब खरीदेंगे, भैया यहाँ बहुत दुकानें लगाओ। और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑल्सो, जो जैसे आप जब जाते हो तो सूवेनियर्स खरीद के लाते हो ना, कहीं टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हो, फ्रिज मैग्नेट लाओगे, पोस्ट कार्ड लाओगे, की चेन ले आओगे, कुछ भी लेकर आते हो ना याद के लिए, तो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा बनती है। सम रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल टूरिज्म, कहीं पे सीजनल टूरिज्म होता है, जैसे पहाड़ों पे गर्मियों वाले इलाकों में लोग ज़्यादा जाते हैं, वाइल कुछ होते हैं जहाँ ईयर राउंड होता है, यानी कि पूरे साल वहाँ पे लोग घूमने जाते रहते हैं। पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इंक्लूड्स द वार्म एंड मेडिटेरेनियन कोस्ट। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहा जाते हैं गर्म जगहों पे, मेडिटेरियन कोस्ट पे एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो जो है हमारा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। विंटर स्पोर्ट्स रीजन की अगर हम बात करें, आर प्राइमरली फाउंड इन द माउंटेन एरियाज। ठीक है, सीनिक लैंडस्केप्स एंड नेशनल पार्क्स अट्रैक्ट टूरिस्ट। अच्छा, लैंडस्केप हो, नेशनल पार्क्स हो, वहाँ भी लोग जाते हैं। और हिस्टोरिक टाउन ऑल्सो, जहाँ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज साइट है, कल्चर एक्टिविटीज़ हो रही होती है, वहाँ भी लोग जाते हैं। तो ये टूरिस्ट रीजन है। अगर 1 मार्कर में है ना, बताओ टूरिस्ट कहाँ घूमने जाएगा, तो जहाँ पे अगर इन चारों में से कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ पे टूरिस्ट घूमने जाया करेगा। ठीक है, अब टूरिस्ट अट्रैक्शन देखते हैं। तो टूरिस्ट एक जगह पे अट्रैक्ट होता है ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे। सबसे पहले आता है इसमें क्लाइमेट। ठीक है, तो कोल्ड एरियाज़ के लोग वार्म एरियाज़ में घूमने जाना चाहते हैं बीच पे वेकेशन के लिए, और जो ठंड गर्मी वाले इलाकों में जाते हैं वो विंटर एरिया में जाना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ स्नो हो, वहाँ जाके वो स्कीइंग कर ले। गर्मियों के अंदर मसूरी, शिमला, मनाली घूमने जाते हैं ना, वैसे। ठीक है, लैंडस्केप के ऊपर भी मैनी पीपल प्रेफर हॉलीडेज इन ब्यूटीफुल नेचुरल सेटिंग। कुछ लोगों को नेचुरल एरियाज़ में बहुत छुट्टियाँ मनाने जाने का मन होता है, जैसे माउंटेन हो गया, लेक के पास
में, कोस्ट लाइन के पास में, जहाँ एक पीसफुल एक्सपीरियंस मिले। नेक्स्ट कल्चर एंड इकोनॉमी भी वेस्ट होता है, जैसे कि कुछ लोग जहाँ पे ना कल्चर बहुत अच्छा होता है वहाँ जाके घूमना पसंद करते हैं, ठीक है। इवन आज के समय पे तो होम स्टेज लाइक हेरिटेज होम भी बहुत फेमस हो चुके हैं इवन इन आवर कंट्री। हेरिटेज होम मतलब कि जो लोग हैं उन्होंने होम बना रखा है, वहाँ लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर के रूप में वो होम की सेटिंग हो रखी है, और आप जहाँ वहाँ जाके लोग रुकोगे उनके घरों में तो आपको ये नहीं होगा, जैसे होटल में तो ऑल होटल्स आर काइंड ऑफ सेम ओनली। अब जब आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ का लोकल कल्चर पहचान पाओगे, वो लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही घर का स्ट्रक्चर होगा। तो हेरिटेज होम्स गोवा में और कूच में जो है पॉपुलर हो रहे हैं, और इनफैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल भी होता है टूरिस्ट के लिए एंड प्रॉफिटेबल फॉर टूरिस्ट वांटिंग अ लोकल एक्सपीरियंस। जैसे आप कहीं गए हो, कूच जब घूमने जाओगे तो जो होटल में रहोगे तो वैसे ही लगेगा आपको सब कुछ, बट अगर आप हेरिटेज होम में रुकोगे तो यू विल गेट टू नो द लोकल कल्चर राइट देयर एंड यू विल गेट टू नो द लोकल पीपल ऑल्सो। हिस्ट्री और आर्ट बहुत ज़्यादा लोगों को खींचता है टूरिज्म की तरफ, जैसे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो पुराने चर्चेज हो गए हमारे, जैसे अगर किसी का बहुत इंटरेस्ट है ओल्ड चर्चेज देखने का तो वो वेटिकन जाए, ठीक है, वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। वो कैसल्स किसी को देखना है तो वो वहाँ जाए। हमारी कंट्री में इतने मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी कंट्री में इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, तो हिस्ट्री आर्ट कल्चर के पसंदीदा लोग भी बहुत सारी जगहों पे जाके जो है विजिट करते हैं। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट मेडिकल सर्विसेज के बेसिस पे भी टूरिस्ट आते हैं। दिस इज़ अ बिजनेस। कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, तो वो मेडिकल टूरिज्म में आ जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, टू यू हैव टू स्टडी इट। तो 2005 से अराउंड 55,000 US पेशेंट विजिटेड इंडिया फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारी कंट्री का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हाई क्लास ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट हमारी कंट्री में जो है डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारी जो कंट्री है वो मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हमारे इंडियन हॉस्पिटल्स के अंदर मिल रही है, जिससे इंटरनेशनल पेशेंट भी देखो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। बेनिफिट्स है इसका हमारे बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। मेडिकल टूरिज्म सिग्निफिकेंटली बेनिफिट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, क्योंकि इनके अगर हेल्थ केयर सेक्टर डेवलप हो रहा है तो यहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। मेडिकल टूरिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करो तो क्या है, मेडिकल टूरिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट विद इंटरनेशनल ट्रैवल क्रिएटिंग अ ग्रोइंग ट्रेंड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इंडिया हॉस्पिटल्स अलॉन्ग विद फैसिलिटीज़ इन स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर आउटसोर्सिंग मेडिकल टेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन सच एज MRIs एंड अल्ट्रासाउंड। तो हमारी कई सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का ना आउटसोर्सिंग भी हो रहा है, जैसे कि वहाँ से किसी ने अपना MRI कराया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया और वो जो है उन तक उनका डेटा पहुँच रहा है या वो डेटा को प्रोसेस करके वहाँ पहुँचाया जा रहा है। आउटसोर्सिंग कैन इम्प्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज केयर फॉर पेशेंट। तो आउटसोर्सिंग जो है, अब जैसे कोई पेशेंट है वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं बट उन्हें इंडिया से इलाज चाहिए, बट वो पॉसिबल नहीं है उनका आना इतनी जल्दी, तो आउटसोर्सिंग जितनी अच्छी होगी तो उससे और अच्छा हमारा जो है पेशेंट को और अच्छा इलाज जल्द से जल्द मिल पाएगा, ठीक है। आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाटेनरी एक्टिविटीज़। इस चैप्टर में आप सिर्फ टर्शरी एक्टिविटी के बारे में नहीं पढ़ने वाले हो, अब हम बड़े हो गए हैं, हमेशा पढ़े आए हमने कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप के रहे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बट ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ क्वाटेनरी एक्टिविटी ऑल्सो एंड देयर इज़ क्वीनरी एक्टिविटी ऑल्सो। तो आज आप इन दोनों के बारे में जानने वाले हो, जिनको ऑलरेडी पता था तो वेरी गुड। आज मैं आपको पूरा बताती हूँ व्हाट इज़ क्वाटेनरी एक्टिविटी, और इस चैप्टर में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। तो वी विल रीड एंड वी विल अंडरस्टैंड हु आर द पीपल हु आर डूइंग क्वाटेनरी एक्टिविटीज़, और क्वाटेनरी एक्टिविटी हम किसे कहते हैं। तो क्वाटेनरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल working in knowledge-based services such as CEOs, medical transcriptionists. These activities include collecting, producing, dismantling information along with research and development. तो quaternary activities होता है knowledge oriented sector। तो quaternary activities या quaternary activity के workers हम उनको कहते हैं जो लोग quaternary activities में काम कर रहे हैं। Those who are using their knowledge, their जो है दिमाग बहुत ज़्यादा इन द एक्टिविटी, ठीक है। जिनसे अगर आप सर्विस अवेल करने जा रहे हो तो वो नॉलेज बेस्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल पहले इनका एग्जांपल देखो तो आप समझ जाओगे।
जैसे कि आपको बता रखा है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इनको हम क्वार्टरनरी वर्कर्स कहते हैं, ये क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। दिस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स इन ऑफिस बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो एक तरीके से जो आपके स्कूल्स में जो काम कर रहे हैं, टीचर्स हो गए, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी हो गए, ये सब क्वार्टरनरी एक्टिविटी में आते हैं। तो ये है तो हमारा टर्शरी एक्टिविटी के अंदर ही, बट टर्शरी में कहाँ आ रहे हैं, वो टर्शरी में आते हैं क्वार्टरनरी में, जो अपनी नॉलेज का यूज़ करके जो है आपको सर्विस दे रहे हैं, वो आता है हमारा क्वार्टरनरी एक्टिविटी के अंदर। दिस एक्टिविटी इंक्लूड कलेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग एंड डिसमेंटलिंग इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे और फिर आपको तक इन्फॉर्मेशन वो पहुँचा देंगे। The quaternary activity along the tertiary activity has largely replaced primary and secondary activities during the economic growth। तो आज के समय पे आप देख रहे हो टर्शियरी और क्वार्टरनरी दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी को रिप्लेस कर रही हैं। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटी आप पढ़ते हैं, इसको इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल वर्किंग इन नॉलेज बेस्ड सर्विसेज। जो नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं जैसे CEOs हो गए, मेडिकल जो है आपको सारे मेडिकल फील्ड के जो लोग हो गए, ये सब आते हैं हमारे क्वार्टरनरी एक्टिविटी में। दिस सेक्टर इंक्लूड्स, इसका एग्जांपल से ही आप समझ सकते हो, मैंने बता दिया है। अब बहुत सारी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो आउटसोर्सिंग भी हो रही है। अब ये जो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ है, इनकी आउटसोर्सिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ ईजियर कि हम इन्हें आउटसोर्स कर पाए। आउटसोर्स मतलब कि हम दूसरे लोगों को ये सर्विसेज दे पाए, दूसरी कंपनीज को डिफरेंट को दे। जैसे कि कोई अमेरिकन कंपनी है, उन्हें अपना डेटा एनालिसिस कराना है, तो वो अपना डेटा इंडिया भेज सकते हैं और हमारे इंडिया के जो डेटा एनालिस्ट हैं वो यहाँ पे से उनका जो डेटा है वो वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वो ऐसा वहाँ क्यों नहीं कराएंगे, हो सकता है वहाँ पर बहुत महंगा हो रहा हो डेटा एनालिसिस का काम, तो इंडिया में वो कंपेरेटिवली चीपर रेट पे होगा, तो उन्होंने यहाँ से करा लिया। कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, अमेरिका की कोई कंपनी है, उससे अपना एडवर्टाइजमेंट बनवाना है, तो रैदर देन वो वहाँ बनवाए, उसे यहाँ चीपर रेट पे मिलेगा तो वो यहाँ बनवा लेगा। अब ये सब काम में क्या है, बहुत नॉलेज लग रही है। तो आज के समय पे सिर्फ ये नहीं है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि MNCs इंडिया में आके लग रही हैं, चाइना में जाके लग रही है, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर मिल जाता है। तो ये नहीं है कि खाली फैक्ट्री वर्कर्स एंड जो सेमी स्किल्ड लेबर्स होते हैं सिर्फ उनके लिए, नो, इवन जो हमारे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ के वर्कर हैं, जो नॉलेज प्रोसेसिंग का काम करते हैं, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हो गए, आप लोगों के जो हमारे क्रिएटिव फील्ड के लोग हो गए, आजकल ये भी अपनी सर्विसेज को जो है आउटसोर्स कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, और जब वैसे ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है तो इसको हम ऑफशोरिंग भी कहते हैं, बट काइंड ऑफ आप इसको आउटसोर्सिंग में ही मान सकते हो। ठीक है, देयर इज़ अ टीचर जो बहुत स्किल्ड है, तो वो चाहे तो आज के समय में जैसे जैसा हमारा ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया है, तो दे कैन टीच इन अपने यहाँ से बैठ के भी वो अपनी कुछ थ्योरीज बना के वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्विनरी एक्टिविटी। क्विनरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर। अब ये क्विनरी एक्टिविटी के लोग क्वार्टरनरी से भी अलग होते हैं। क्वार्टरनरी वाले तो सिर्फ दिमाग चला रहे हैं, नॉलेज पे बेस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग करते हैं हमारे कंट्रीज़ के अंदर, हमारी इकॉनमी के अंदर। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स, ये आते हैं हमारे क्विनरी एक्टिविटी में। इन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स को हम इनमें कैटेगराइज करते हैं। ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज से डिफरेंट है, ये क्वार्टरनरी सेक्टर से डिफरेंट है, क्योंकि इनका काम क्या है, ये क्रिएट करते हैं, अरेंज करते हैं न्यू एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को, इवैल्यूएट करते हैं डेटा को, और एक नया जो है सोसाइटी में रूल लगाते हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज़ को वो जो है ना, मतलब एक डिसीजन मेकिंग का काम होता है, एक एक्शन लेने का काम इनका होता है। ऑफन कॉल्ड गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस, क्विनरी एक्टिविटी रिप्रेजेंट अ सब डिविजन ऑफ द टर्शरी सेक्टर दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइज एंड हाईली पेड स्किल। तो क्विनरी एक्टिविटी क्या है, टर्शरी एक्टिविटी का ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ हाईली पेड स्किल और स्पेशलाइज लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। की रोल इसमें कौन सा होता है, जैसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ठीक है, बट बिजनेस लेवल पे जो बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स हो गए, जैसे गवर्नमेंट कोई जो फाइनेंशियली जो है आप मानो कि वो एडवाइस कर रहे हैं, लीगल कंसल्टेंट हो गए, बहुत
बड़े लेवल पे, तो उनको हम क्यूनरी एक्टिविटी में डिफाइन करते हैं। क्यूनरी एक्टिविटीज़ प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस इकोनॉमीज एंड द पॉलिसी मेकिंग। तो एक कंट्री की इकोनॉमी प्लान करने में, उसको इनोवेटिव बनाने में, पॉलिसी मेकिंग में क्यूनरी वर्कर्स का ही काम होता है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आउटसोर्सिंग, जो मैंने आपको बताया है। आउटसोर्सिंग मतलब क्या है कि आप अपनी जो आपके पास स्किल है वो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उन्हें पहुंचा सकते हो। जैसे कि एक अमेरिका की कंपनी, उसे एडवर्टाइजमेंट बनाना, उसे लग रहा है मेरे यहाँ पे कोई अच्छा नहीं बना रहा और पैसे भी ज़्यादा है, तो उन्होंने इंडिया में देखा, अरे इंडिया की एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, उन्होंने भेजा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका एडवर्टाइजमेंट बनाओ। इंडिया में बहुत क्रिएटिव नॉलेज वाले लोग हैं, उनकी एक कंपनी है, उनके पास ये आया ऑफर कि ये आप बना दो। उन्होंने एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट बनाया, उनको वहाँ भेजा एंड दे एग्रीड इट, और उन्होंने पेमेंट मिल गई। इसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग हैज़ लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉल सेंटर्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल। हर जगहों में जो है आउटसोर्सिंग की वजह से भी बहुत न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई है। इवन आउटसोर्सिंग के अंदर कॉल सेंटर्स भी आते हैं, जैसे कि देयर आर मेनी ब्रांड्स जिनके जो कॉल सेंटर है, कस्टमर केयर सेंटर्स है, वो इंडिया, चाइना में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लेबर है, जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उन्हें कम सैलरी पे मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अपने आप वो कॉल सेंटर या कस्टमर केयर लगाएंगे तो। ठीक है, सेंटर्स लगाएंगे तो देयर इज़ इंडियन बॉय, इंडियन गर्ल जो है इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से बोल सकते हैं, उनको वो जॉब मिलती है कि वो जो है कस्टमर की जो सर्विसेज से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो उसको क्लियर कर पाए। तो आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर्स की, कस्टमर केयर सेंटर्स की, इन सब चीज़ों की भी होती है कम। और सिर्फ इन चीज़ों की नहीं, और भी बहुत चीज़ों की, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट बोला, लीगल हो गया आपका, बहुत चीज़ों की, कंसल्टेशंस की, इनकी भी आउटसोर्सिंग होती है। तो कंपनीज आउटसोर्स टू कंट्रीज विद स्किल्ड कॉस्ट इफेक्टिव लेबर, दिस कैन रिड्यूस आउट माइग्रेशन एज जॉब अवेलेबिलिटी इंक्रीजेज लोकली। तो कंट्रीज़ के अंदर आउटसोर्सिंग करने से क्या होगा, जॉब बढ़ेंगी और माइग्रेशन कम होगा। तो अगर हमारी कंट्री है इंडिया, अगर हमारी आउटसोर्सिंग बड़ी हो रही है तो हमारे लिए अच्छा होगा कि इससे क्या होगा, हमारी कंट्री के अंदर जॉब अच्छे से क्रिएट होंगी। ठीक है, लोकल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, आउटसोर्सिंग कैन फेस अपोजिशन फ्रॉम लोकल जॉब सीकर्स इन द कंट्रीज इन्वॉल्व। तो द प्राइमरी रीजन फॉर आउटगोइंग आउटसोर्सिंग इज द कंपैरेटिव एडवांटेज इन लेबर कॉस्ट एंड स्किल। सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग का रीज़न ये हो रहा है कि आउटसोर्सिंग इसलिए करी जाती है क्योंकि जो कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे लेबर चीप कॉस्ट में मिल जाती है। अगर वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अपने आप वही काम अपने यहाँ के लोगों से कराएंगे तो उन्हें बहुत पैसा देना होगा। ठीक है, इमर्जिंग आपको KPO वर्सेस BPO पढ़ना है। आज के समय पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, दैट इज़ KPO। KPO क्या होता है, हाईली स्किल्ड वर्कर्स इन फील्ड्स लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ई लर्निंग और बिजनेस रिसर्च में जो काम करते हैं वो KPO में काम करते हैं। KPO मतलब क्या हुआ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जब आप अपनी नॉलेज को आउटसोर्स कर रहे हो, नॉलेज को जो है यू आर ट्रांसफरिंग इट एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, नॉलेज रिलेटेड टास्क में, उसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, होम शोरिंग भी इसको बोला जाता है, विच प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग। ठीक है, और वहीं पे आप लोगों ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में भी सुना होगा, जहाँ पे BPOs आप सुनते हो, जहाँ पे जो है इसमें रूटीन टास्क होते हैं। तो जैसे कि आज के समय पे KPOs बहुत ट्रेंड में, जैसे BPOs आर, देयर आर मेनी BPOs इन आवर कंट्री, जो वहाँ पे लोग जाके काम करें। इधर वो कोई कस्टमर केयर सेंटर होगा, इधर वो डेली डे टू डे जो है, जो भी कोई ऑर्डर्स ले रहे हैं वो किसी कंपनी के बैठे हुए हैं। आज के समय पे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें लर्निंग रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड, बिजनेस रिसर्चेस भी आउटसोर्स करी जा रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब कोई रिसर्च एनालिस्ट है, वो अपनी जो है रिसर्च करिए उसने कोई, वो उसको आउटसोर्स कर रहा है। कोई एक आदमी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसे चाहिए कि उसके ऊपर और ज़्यादा लोग रिसर्च करें अपनी कंट्री की जगह, वो हमारी कंट्री से रिसर्चर से वो करवा रहा है और फिर उसके पास रिजल्ट जा रहा है, तो वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स में आएगा। और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या आता है, सिंपल जो हमारा कॉल सेंटर्स होते हैं ना, जहाँ पे ऑर्डर लिखे जा रहे हैं, कस्टमर केयर सेंटर्स हो गए, ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आते हैं क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड आउटसोर्सिंग करा रहे हैं। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में लर्निंग, बिजनेस रिसर्चेस, बिजनेस पे रिसर्च, बिजनेस नहीं, बिजनेस पे रिसर्च डेवलपमेंट आ जाता है। तो इतना डिटेल में मत जाओ, ये कुछ सिंपल सा डिफरेंस है KPO का और हमारा BPO का। कॉमन एक्टिविटीज़ जो आउटसोर्स होती हैं वो क्या है, IT, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट, ये सब हमारा बहुत ज़्यादा आउटसोर्स होता है। जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, आपको एग्जांपल गिवन है, हमारी कंट्री के अंदर स्किल्ड IT वर्कर्स हैं, ठीक है, जो अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो इसलिए एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इन चीज़ों की आउटसोर्सिंग कराई जाती है। ठीक है, कंपनीज बेनिफिट क्या होता है कि उनको जो है बहुत कम पैसा देना पड़ता है यहाँ के एम्प्लॉयज़ को एज़ कम्पेयर टू अगर वो अपने यहाँ पे कराएंगे, इसलिए वो लोग हमारे यहाँ पे जो है BPOs लगा रहे हैं, अपने KPOs लगा रहे हैं, दे आर आउटसोर्सिंग द सर्विसेज। ठीक है,
अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द डिजिटल डिवाइड। और डिजिटल डिवाइड में आपको डिफरेंस बता रखा है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का, कि किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये वर्ल्ड वाइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, और कुछ कंट्री जो डेवलपिंग है वहाँ पे ICT जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो इतना इवॉल्व नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व वो हो रहा है। तो बेनिफिट्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिग्निफिकेंट वेरिएशन एग्जिस्ट अमंग कंट्रीज इन द इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसकी वजह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी ना, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे जाएगी, इंडस्ट्री से टर्शरी में आएगी। तो जब डेवलपिंग इकोनॉमी है तो उसमें सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा जाएंगे, और जब पूरी डेवलप्ड हो जाएगी तो आप उसका GDP देखोगे तो सबसे ज़्यादा टर्शरी से आ रहा होगा। द स्पीड एट विच कंट्री कैन प्रोवाइड ICT एक्सेस एंड बेनिफिट टू जो है देयर सिटीजन डिटरमाइंस देयर प्रोग्रेस इन द डिजिटल लैंडस्केप। ठीक है, जैसे जैसे एक कंट्री ज़्यादा अपने लोगों को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देगी उतने ज़्यादा वो डेवलप होंगे। डेवलप्ड नेशन हैव एडवांस रैपिड इन ICT, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी वो काफ़ी पीछे है, और इसकी वजह से डिजिटल डिवाइड हो रहा है। विद इन कंट्रीज डिजिटल डिवाइड्स ऑल्सो एग्जिस्ट। कंट्रीज़ के अंदर भी डिजिटल डिवाइड होता है, जैसे कि इंडिया के अंदर आप कुछ एरियाज़ देखोगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखोगे जहाँ डिजिटल एक्सेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और रूरल एरियाज़ में ज़्यादा नहीं है। इवन आप वाईफाई मान लो, ठीक है, वाईफाई जैसी सिंपल चीज़ जिससे हमारा टेक्नोलॉजी हम जो है कि जो ये टेक्नोलॉजी अगर आप मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ में देखोगे, बड़े बड़े शहरों में देखोगे, वहाँ वो ज़्यादा फैसिलिटी है। गाँव के अंदर वो फिर भी कम पहुँच रही है, धीरे धीरे पहुँचेगी। तो दिस इज़ द डिजिटल डिवाइड। बट अगर हम जितना जल्दी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सब एरियाज़ में पहुँचाएंगे उतनी जल्दी हर जगह जो है डेवलपमेंट आएगा, एंड ये डिजिटल डिवाइड हमारा रिमूव हो जाएगा। तो विद दिस लेट्स एंड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को बाकी चैप्टर्स पढ़ने तो मैंने प्लेलिस्ट लगा दी, यू कैन गो एंड वॉच इट फ्रॉम देयर। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।